Dear students, I am Dr. Alpana Johari, Associate Professor Botany, JTB Government Girls College, कोटा। आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में ट्रांसपीरेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो उस पर आज जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लास में करने हैं उनके विषय में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ट्रांसपीरेशन होता क्या है। ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर होता है वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। एरियल पार्ट्स यानी जो वायवीय, जो एयर में रहते हैं पार्ट्स, जैसे लीफ है या स्टेम है, तो ये कहलाता है ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो ट्रांसपीरेशन वैसे तो अधिकतर स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं लीफ में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है उसको स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ लीफ की सरफेस से भी ट्रांसपीरेशन होता है, एपिडर्मल ट्रांसपीरेशन कहते हैं उसे। और कई बार लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है, वातरंध्र, जो कि स्टेम के ऊपर लेंटिसल्स पाए जाते हैं, वहां से भी वाटर का लॉस होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, 1% से भी कम होता है। 90 से 97% तक ट्रांसपीरेशन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है। स्टोमेटा से ही वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलती है। अब यहाँ आप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्टोमेटा जो कि लीफ की सरफेस पर, जब आप लीफ की पीलिंग करते हैं तो आपको स्टोमेटा दिखाई देंगे। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, 2 गार्ड सेल्स आप यहाँ देख रहे हैं जो कि किडनी शेप्ड होते हैं। इसकी इनर वॉल थिक होती है थोड़ी और आउटर वॉल थिन होती है। उनके आसपास के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं और बाकी लीफ एपिडर्मल सेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। स्टोमेटल एपर्चर, जो दोनों गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल एपर्चर है, वो खुलता है, तभी गैसियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर लॉस भी इसी के थ्रू होता है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन बाय 4 लीफ मेथड। इसमें हम 2 स्टैंड लेते हैं, उनमें थ्रेड बांध देते हैं दोनों के बीच में और 4 इक्वल साइज की फ्रेश लीव्स लेकर के उनको इस थ्रेड में बांधेंगे। एक लीफ की दोनों सरफेस पर अच्छी तरीके से वैसलीन लगानी है, दूसरी लीफ की अपर सरफेस पर वैसलीन लगानी है, तीसरी लीफ की लोअर सरफेस पर वैसलीन लगानी है और एक लीफ पर हम कहीं भी वैसलीन नहीं लगाएंगे, ऊपर ना नीचे। तो वैसलीन लगाने से क्या होगा, जो स्टोमेटल अपर्चर हैं वो बंद हो जाते हैं, जो स्टोमेटल पोर हैं वो बंद हो जाएंगे, तो वाटर का लॉस नहीं होगा, यानी ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। लीफ की जो पिट्योल है, जहां से हमने तोड़ी है लीफ, वहां पर भी हम वैसलीन लगा देंगे ताकि वहां से वाटर लॉस ना हो सके। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लाइट में रख देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि जिस लीफ पर हमने दोनों सरफेस पर वैसलीन लगाई थी वो बिल्कुल नहीं मुरझाएगी, बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे फ्रेश हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्टोमेटल एपर्चर हैं लीफ के अपर सरफेस पर या लोअर सरफेस पर वो बंद हो गए और वाटर का लॉस नहीं हुआ। ट्रांसपीरेशन ना होने के कारण वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगी। दूसरी लीफ जिसमें लोअर सरफेस पर वैसलीन लगाई गई थी, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर अधिक होता है ऊपर की सरफेस के अपेक्षा। तो लोअर सरफेस पर अगर हमने स्टोमेटल एपर्चर्स को बंद कर दिया ग्रीस लगा करके, तो वाटर लॉस थोड़ा कम होगा उसमें, क्योंकि अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम है, तो ये थोड़ी सी कम मुरझाई हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा टर्जिड होंगी इसकी सेल्स। तीसरी लीफ जिसमें अपर सरफेस पर हम वैसलीन लगाई थी, ये लीफ सेकेंड लीफ की अपेक्षा थोड़ी तेजी से मुरझाती है, क्योंकि लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर अधिक है, तो इसमें वाटर लॉस अधिक होगा उस लीफ की तुलना में जिसमें लोअर सरफेस पर वैसलीन लगाई गई थी। फिर 4th लीफ जिसमें हमने वैसलीन नहीं लगाई थी, ना अपर सरफेस पर ना लोअर सरफेस पर, तो वहां हम देखेंगे कि वो लीफ बहुत अधिक मुरझा जाती है। ट्रांसपीरेशन को शो करने के लिए 4 लीफ मेथड था, जो कि एक सिंपल मेथड है और इसमें कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। जैसे एक तो लीफ लगभग इक्वल साइज की होनी चाहिए, स्टॉक है उसके ऊपर भी जहां से तोड़ी गई थी वहां भी
ग्रीस या वैसलीन लगा देनी चाहिए ताकि वहां से वाटर लॉस नहीं हो। लीफ की जिस भी सरफेस पर आप वैसलीन लगा रहे हैं वो अच्छी तरह लगानी चाहिए ताकि सारे स्टोमेटल अपर्चर बंद हो जाएं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था ट्रांसपीरेशन के लिए। नेक्स्ट मेथड है जिसमें आपको पोटोमीटर यूज करने हैं। पोटोमीटर ये एक एपरेटस है। तो आपका उद्देश्य क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बाय यूजिंग पोटोमीटर। अब ये पोटोमीटर दो हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम के आधार पर दो तरह के पोटोमीटर हैं, एक गैनोंग्स पोटोमीटर, दूसरा है फार्मर्स पोटोमीटर। तो ये है गैनोंग पोटोमीटर। इसमें आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसके अंदर कैपिलरी है और साथ ही इसमें एक स्केल लगा होता है और इस कैपिलरी का एक एंड नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है जिसको बीकर में हम रखते हैं पानी भर के और यहाँ से ही बबल इंसर्ट किया जाता है। एक बबल, एयर बबल डाला जाता है कैपिलरी में और उसके साथ अटैच्ड रहता है वाटर रिजर्वायर जहाँ से हम पानी डालेंगे। अंतिम सिरे पर एक थोड़ी चौड़ी ट्यूब दिखाई दे रही है जिसमें हम प्लांट की ट्विग लगाएंगे, फ्रेश ट्विग लगाएंगे और इस पूरे एपरेटस को एक लकड़ी के स्टैंड पर लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले इस पूरे एपरेटस को पानी से भर दिया जाता है और इसके एक एंड पर रबड़ कॉर्क है जिसमें छेद होता है और इसमें ट्विग लगा दी जाती है। बबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले रिजर्वायर से पानी भरते हैं पूरे एपरेटस में और इसकी जो कैपिलरी का जो एंड है उसको उंगली से बंद करके और थोड़ी देर के लिए खोलेंगे जिससे एक बबल इंसर्ट हो जाता है और इसको फिर हम एक बंद बीकर में फिट कर देते हैं और ये पूरा एपरेटस एयर टाइट होना चाहिए। तो जहां जहां भी हमने रबर कॉर्क लगाई है, जहां पर भी जॉइंट है वहां पर ग्रीस लगा देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा ये एपरेटस। अब इस पूरे एपरेटस को हम सनलाइट में रख देंगे। तो जब थोड़े समय बाद ट्रांसपीरेशन होता है तो जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होता है बबल मूव करने लगता है ट्विग की तरफ। अब क्योंकि कैपिलरी के साथ स्केल भी अटैच्ड होता है तो हम स्केल पर उस बबल का मूवमेंट नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं कि इस समय में, मान लीजिए हमने 5 मिनट का टाइम ले लिया या 10 मिनट्स का टाइम ले लिया, उतने समय में बबल कितना मूव कर रहा है ये हम नोट करेंगे। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक निश्चित टाइम में ये बबल कितना मूव कर रहा है। तो ये रीडिंग हम बार बार नोट करते रहते हैं। 3 रीडिंग्स लेनी है, तीनों रीडिंग बबल को एक निश्चित जगह पर ला करके करनी पड़ेंगी, यानी इनिशियल जो रीडिंग है वो हम सेम रखें। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए टैप जो है इसका ऑन कर देंगे तो बबल वापस से पीछे चला जाता है, पानी के फ्लो के साथ बबल पीछे से चला जाता है। तो एक वहीं उसी पोजीशन पर ले आते हैं बबल को हम। इनिशियल जो उसकी स्थिति होती है, इनिशियल पोजीशन वही रखते हैं और टाइम सेम रखते हैं कि निश्चित टाइम में वो बबल कितना मूव कर रहा है। इस तरह से हमारे पास 3 रीडिंग्स आ जाती हैं और इसके आधार पर हम रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन निकाल लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर निकाल लेते हैं। दूसरा है फार्मर्स पोटोमीटर। इसमें भी उसी तरीके से पोटोमीटर है। यहाँ आप देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिस पर स्केल लगा हुआ है, दूसरा रिजर्वायर है जहाँ से हम पानी डालेंगे और थर्ड एक कैपिलरी है जिसमें हम ट्विग लगाएंगे। अगर डायरेक्ट ट्विग लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे एपरेटस को पानी से भर देते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे करा था। पूरी तरीके से पानी से भर देंगे इसको और फिर इसमें ट्विग लगा करके एपरेटस को लाइट में रख देते हैं। इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसमें बबल इंसर्ट करते हैं और बबल इंसर्ट करने के बाद इस एपरेटस को जब हम लाइट में रख देते हैं तो एक निश्चित समय में हम बबल का मूवमेंट स्टडी करेंगे कि कितना मूव करा। तो 3 रीडिंग्स यहाँ भी हमको लेनी है ताकि हम रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन निकाल सकें। उसकी एवरेज ले ली जाती है। हाउ टू एस्टिमेट रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है πr²L/T। R हॉरिजॉन्टल ट्यूब जिस पर स्केल लगा हुआ है उसकी रेडियस है, L डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बबल। बबल की इनिशियल पोजीशन है उसको नोट करते हैं और जो मूवमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो जहां तक वो मूव करता है
वो वाली पोजीशन नोट करते हैं और दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बबल हो जाती है। टी टाइम इंटरवल, जो कि हमने एक निश्चित टाइम रखा हुआ है, वो टी है। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन निकाल लेते हैं। तो हमने 3 रीडिंग्स दी थी, अगर हम 3 रीडिंग्स लेते हैं तो तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो पोटोमीटर से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय भी हमें कई प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि जो पूरा एपरेटस है वो एयर टाइट होना चाहिए। जहां पर भी डॉट लगा हुआ है, प्लग लगा करा है हमने, वहां पर ग्रीस लगा दें, नहीं तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। जब हम प्लांट की ट्विग को काटते हैं तो उसे पानी में रख के काटें, नहीं तो उसमें भी एयर बबल चला जाता है। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट को हम सनलाइट में भी कर सकते हैं, शेड में कर सकते हैं, डार्क में कर सकते हैं, या फिर फैन के आगे कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के रिजल्ट हमें मिलते हैं। अगर हम डिस्टेंस नापेंगे बबल के मूवमेंट की, तो सनलाइट में तेजी से मूव करेगा, शेड में थोड़ा धीरे मूव करेगा। अगर डार्क में रख दिया आपने एपरेटस तो उसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपने फैन के सामने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये बहुत अधिक तेजी से मूव करता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट को इन कंडीशंस में भी कर सकते हैं। ट्रांसपीरेशन एक्सपेरिमेंट के लिए एक और मेथड है टू स्टडी अनइक्वल ट्रांसपीरेशन फ्रॉम 2 सरफेसेस ऑफ लीफ बाय यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसमें कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम लीफ की दोनों सरफेस पर ट्रांसपीरेशन को कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमें 3% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो 3% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के बाद फिल्टर पेपर को इस सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है। इसको फिल्टर पेपर को 3% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डुबाएंगे, थोड़ा सा ड्रेन करेंगे और इसको ओवन में सुखा देते हैं। फिर इस फिल्टर पेपर को छोटी छोटी पट्टियों के रूप में काट करके और डेसिकेटर में स्टोर करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पॉट है जिसमें प्लांट लगा हुआ है। थोड़ी चौड़ी सी लीफ लेकर के इसके दोनों तरफ कोबाल्ट क्लोराइड की स्लाइड के आकार की 2 पट्टियां हैं, दोनों तरफ रखेंगे और इनके ऊपर दोनों तरफ स्लाइड रखेंगे और फिर इनको पेपर क्लिप से बंद कर दिया जाता है, या फिर रबर बैंड भी लगा सकते हैं आप दोनों तरफ। तो लीफ की दोनों सरफेस पहले हमने फिल्टर पेपर से कवर करी और उसके बाद हमने दोनों तरफ स्लाइड लगाई। स्लाइड को हमने टाइट कर दिया क्लिप्स की हेल्प से। इन स्लाइड के दोनों किनारों पर ग्रीस या वैसलीन लगा करके उसको एयर टाइट कर दिया जाता है। अब हम नोट करेंगे कि दोनों सरफेस पर कोबाल्ट क्लोराइड का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जो कलर ब्लू हो गया था कोबाल्ट क्लोराइड का, वो वापस से पिंक होने लगेगा। तो इस टाइम को हमें नोट करना है। इस एक्सपेरिमेंट को हम अलग अलग प्लांट की लीफ के साथ कर सकते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट की लीफ से। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि नीचे की सरफेस पर कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर का रंग पिंक होने लगता है और थोड़े समय बाद ऊपर वाला भी पिंक होने लगता है, यानी नीचे की तरफ तेजी से ट्रांसपीरेशन हो रहा है ऊपर की तुलना में, क्योंकि जैसे जैसे ये कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ वाटर मिलेगा फिल्टर पेपर का कलर पिंक होने लग जाता है। जब हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो लीफ की अपर सरफेस है उसकी अपेक्षा नीचे वाली जो सरफेस पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर नीले से गुलाबी होने में समय कम लगता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि लोअर सरफेस में अधिक ट्रांसपीरेशन हो रहा है और उसका कारण यही है कि लोअर सरफेस पर स्टोमेटा के नंबर अधिक होता है ऊपर की तुलना में, तो इस कारण से ट्रांसपीरेशन अधिक हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि लीफ की दोनों सरफेस पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाया गया, उसके ऊपर ग्लास की स्लाइड्स लगाई गई हैं। उनको रबर बैंड से भी कर सकते हैं आप एयर टाइट, या फिर क्लिप लगा करके कर सकते हैं। दोनों तरफ ग्रीस लगा दें। कोबाल्ट क्लोराइड की जो सूखी स्ट्रिप्स थी वो ब्लू कलर की थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होगा वो पिंक कलर की होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ प्रिकॉशंस हैं कि जिस प्लांट में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पॉटेड प्लांट होना चाहिए, गमले में लगा हुआ होना चाहिए और उसमें अच्छी तरीके से पानी पड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गमला पूरा सूख रहा है।
मेच्योर लीफ लें, बड़े साइज की लीफ लें। साथ में जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए एक्सपेरिमेंट से पहले। जब दोनों स्लाइड्स के में रबर बैंड लगाते हैं या क्लिप लगाते हैं तो उनके बीच में ग्रीस जरूर लगा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, एयर टाइट हो जाता है पूरी तरीके से। अच्छी तरीके से टाइम नोट करना चाहिए, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के पिंक होने का टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें नोट करते रहना चाहिए। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स जो कि ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड थे, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।